अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शहाब चित्तौर पैदल हज करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में तकरीबन उनका सफ़र मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान में एंट्री होने वाली थी वाघा बॉर्डर से जो पंजाब में है, लेकिन पाकिस्तान ने वीज़ा देने में टाल मटोल कर रखा है और जो खदशात शुरू में ज़ाहिर किए जा रहे थे वो सच सामने आने लगा है। शुरू में लोगों को गुस्सा आया कि पाकिस्तान ने वीज़ा देने से क्यों इनकार किया। पाकिस्तान जिसको ममलकत खुदादाद कहा जाता है, जिसको इस्लामी मुल्क कहा जाता है, वो एक मुसलमान को पैदल हज करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। इस तरह का लोगों का गुस्सा था। खबर भी पुरानी है, लेकिन अब इस मामले में कुछ नया अपडेट आया है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और पाकिस्तान क्यों वीज़ा नहीं दे रहा है, और पाकिस्तान का अगर वीज़ा मिल जाता है तो आगे अफ़गानिस्तान का वीज़ा कैसे मिलेगा शहाब चित्तौर को, ईरान का कैसे मिलेगा, इराक़ का कैसे मिलेगा, फिर कुवैत का वीज़ा कैसे मिलेगा, और किस तरह सऊदी अरब में एंट्री होगी। कई सारी पेचीदगियाँ हैं जिसका जानना ज़रूरी है। और यहीं से एक अहम सवाल भी उठता है कि शहाब चित्तौर इतनी सारी परेशानियों के बावजूद क्यों पैदल ही हज करने जा रहे हैं। शहाब चित्तौर पैदल हज करने जा रहे हैं, केरला से ताल्लुक़ रखते हैं और केरला से निकल करके कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात समेत पंजाब पहुंच चुके हैं। तकरीबन 3000 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने पूरा कर लिया है। अब पाकिस्तान में उनकी एंट्री होनी थी, लेकिन पाकिस्तान का अब तक वीज़ा नहीं मिल सका है और उसकी एंट्री नहीं हो पाई है। शहाब चित्तौर लोगों से राब्ते में बहुत कम है। मैंने बराह रास्त उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। मौलाना उस्मान लुधियानवी से मैंने रब्ता किया, उनसे तफसील जानने की कोशिश की है। पिछले दिनों पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब की सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त गम और गुस्से का इजहार किया और कहा पंजाब की सरकार वीज़ा देने से इनकार कर रही है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शहाब चित्तौर पाकिस्तान एम्बेसी से रब्ता करने गए थे। उन्होंने वीज़ा मांगा था तो पाकिस्तान एम्बेसी ने कहा था हमारे वीज़ा की मुद्दत सिर्फ 3 महीने की होती है और 3 महीना आपका इंडिया में ही गुजर जाएगा, लिहाजा आपकी जो वीज़ा की वैलिडिटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जब आप पाकिस्तान के करीब पहुँच जाएंगे, इंडिया में आपका सफ़र मुकम्मल हो जाएगा, तब रब्ता कीजिएगा, आपको वीज़ा दिया जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तान करीब आ गया और शहाब चित्तौर ने पाकिस्तान एम्बेसी से रब्ता किया तो उन्होंने टाल मटोल किया और एक तरह से वीज़ा देने से इनकार किया। ऐसा मौलाना उस्मान लुधियानवी का कहना था। अभी तक यानी मौलाना उस्मान लुधियानवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कई दिन गुजर चुके हैं। जिस वक्त ये वीडियो हम बना रहे हैं तारीख है 6 अक्टूबर, अब तक शहाब चित्तौर को वीज़ा नहीं मिला है। मौलाना उस्मान लुधियानवी का कहना है कि पाकिस्तान एम्बेसी की प्रोसीडिंग शुरू हो गई है और जल्द ही वीज़ा मिल जाएगा। पाकिस्तान के सहाफ़ियों से भी मैंने इसका तस्करा किया, ट्विटर पर बातचीत हुई तो उन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान वीज़ा नहीं दे रहा क्योंकि उसकी कुछ मजबूरियां हैं। पाकिस्तान में एक शख्स तनहा जाएगा, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी हिफाजत कौन करेगा। पाकिस्तान में लगातार चोरी, डकैती, गुंडागर्दी के वाक़यात पेश आते हैं, टारगेट किलिंग होती है, कोई मोबाइल ही छीन लेगा, कौन इसकी हिफाजत करेगा। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से वीज़ा नहीं दिया जा रहा। उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त फ्रेंडली कंट्री नहीं है, इसलिए पैदल बहुत मुश्किल है वीज़ा देना। तो अलग अलग दलीलें हैं, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोगों का गुस्सा है। उससे आगे का मरहला अफ़गानिस्तान का होगा कि अफ़गानिस्तान का वीज़ा कैसे मिलेगा, उससे आगे का वीज़ा कैसे मिलेगा। तो वीज़ा ना देना या देना एक अलग मसला है, लेकिन शहाब चित्तौर इंडिया का सफ़र मुकम्मल कर चुके हैं। आगे पाकिस्तान, इराक़ और हर जगह का वीज़ा लेने में उन्हें दिक्कत होगी। अभी तो इंडिया में मौजूद हैं और पाकिस्तान का वीज़ा लेने के लिए वो जिद्दोजहद कर भी रहे हैं। मौलाना उस्मान लुधियानवी उनका सपोर्ट कर रहे हैं और लोग साथ दे रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान पहुंच जाएंगे तो वहां से अफगानिस्तान का वीज़ा कैसे लेंगे, उससे आगे का वीज़ा कैसे लेंगे, बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। और इसलिए शुरू में सारे लोग कह रहे थे कि मामला पैदल जाने का नहीं है, बल्कि आज की तारीख में एक मुल्कों से दूसरे मुल्क में पैदल जाना ज़्यादा मुश्किल है हवाई जहाज़ आने की बनिस्बत। दूसरी अहम बात यह कि आप पैदल हज करने क्यों जा रहे हैं। क्या पैदल हज करने वाले को ज़्यादा सवाब मिलता है? जवाब बिल्कुल नफ़ी में है। सवाब मिलता है हज करने पर, और उसको हज करना ज़रूरी है जिस पर हज वाजिब है, जिस पर हज फ़र्ज़ है। और हज की फ़र्ज़ियत के लिए ज़रूरी है कि जिस ज़माने में हज की अदायगी के लिए, हज का सफ़र करने के लिए जो अखराजात होते हैं, जो ख़र्च होते हैं, जो सरमाया लगता है, उस पर आपको कुदरत हासिल हो। आज की तारीख़ में अगर हवाई जहाज़ से लोग हज का सफ़र करते हैं तो एक इंसान के पास अगर हवाई जहाज़ से वहाँ जाने, 40 दिन ठहरने और इस तरह की कुदरत हासिल है तो
उस पर हज फ़र्ज़ है, जिसके पास इतनी रकम नहीं है उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है। पिछले ज़माने में जब कश्ती से हज होता था या पानी के जहाज़ से लोग हज करने जाते थे, तो पानी के जहाज़ का जो सरमाया होता है, जो खर्चा आता है, उस पर जिसको कुदरत होती थी उसी पर हज वाजिब था, दूसरे लोगों पर हज फ़र्ज़ नहीं था। या फिर एक ज़माना था लोग पैदल हज करने जाते थे, कई महीने गुजरते थे, रुकना ठहरना, क़याम करना, सोना, अपने साथ एक काफ़िला लेकर जाना पड़ता था, क्योंकि अकेला इंसान जा रहा है तो डाकू हमला कर सकते हैं, कोई सामान छीन सकता है। तो पूरी हिफाजत जिनके पास एक काफ़िला ले जाने की सलाहियत होती थी वो पैदल हज करने जाते थे, और उन्हीं लोगों पर हज फ़र्ज़ है, सब पर हज फ़र्ज़ नहीं है। आज के ज़माने में जब फ़्लाइट की सहूलियात मौजूद है, हवाई जहाज़ की सहूलत मौजूद है, तो पैदल हज क्यों? जबकि बात वाज़ेह है कि हज का सवाब मिलता है, खास जिस तरह भी आप पहुँचिए, पैदल जाने पर बिल्कुल भी एक ज़रा सा भी कोई एक्स्ट्रा सवाब नहीं है। पैदल हज करने की जो मिसालें मिलती है पुराने ज़माने की मिलती है, और वो ज़माने की है जब लोग पैदल ही जाते थे, घोड़े की सवारी करते थे या पैदल जाते थे। कुछ लोगों के पास घोड़ा मैसर नहीं होता था तो पैदल से चले जाते थे, लेकिन आज की तारीख़ में जब हवाई जहाज़ मौजूद है, इसका सफ़र आप कर सकते हैं, फिर पैदल क्यों? दूसरी बात ये जो लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है कि क्या पैदल सफ़र करना ज़्यादा आसान है, पैदल सफ़र करना क्या कम खर्च का सफ़र है हवाई जहाज़ के मुकाबले में? तो इसका जवाब भी नफ़ी में है। अगर हवाई जहाज़ से आज की तारीख़ में आप इंडिया से हज करने जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 से 4 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, लेकिन शहाब चित्तौड़ जिस तरह पैदल हज करने जा रहे हैं, मक्का मदीना पहुंच रहे हैं, 8000 किलोमीटर का फासला तय करना है, तो उनका कम अज़ कम 20-25 लाख से ज़्यादा का खर्च होगा, क्योंकि पूरे 1 साल का ये सफ़र है, ठहरना है, खाना शामिल है। उसके अलावा शहाब चित्तौड़ का सफ़र और भी ज़्यादा महंगा है, क्योंकि शहाब चित्तौड़ के साथ एक बाज़ाब्ता 4 व्हीलर गाड़ी है जिसमें उनका सामान रहता है। पूरे इंडिया में उनके साथ पूरी एक टीम थी जो उनके हर एक्टिविटी को शूट करती थी। फ्रंट से उनकी वीडियो शूट की जाती थी, बैक से उनकी वीडियो शूट की जाती थी, ऊपर से शूट की जाती थी, हर एंगल से शहाब चित्तौड़ की एक्टिविटी को शूट किया जा रहा था, उसकी एडिटिंग होती थी, उसको यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा था, सोशल मीडिया के दूसरे जगहों पर अपलोड किया जा रहा था, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर तो ऑलरेडी उनका चैनल मौजूद है। तो हर जगह उनकी हर एक्टिविटी को शूट किया जा रहा था, उसको अपलोड किया जा रहा था। अगला सफ़र कौन से शहर का होगा, कहाँ ठहरना, उसका पूरा इंतज़ाम हो रहा था। तो इसके लिए पूरी उनकी टीम थी और यकीनी तौर पर यह सब शहाब चित्तौड़ के ज़िम्मे था। तो और ज़्यादा खर्च है, यानी कई गुना जितना पैदल हज करने पर शहाब चित्तौड़ खर्च कर रहे हैं, उस रकम में मेरा ख्याल है कम से कम 10 लोग हवाई जहाज़ से हज कर सकते थे या कर सकते हैं। तो शहाब चित्तौड़ इतनी सारी सहूलियात के बावजूद पैदल हज करने जा रहे हैं, और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग उनके इस इक़दाम पर सवाल उठा रहे हैं, शक कर रहे हैं कि जब हवाई जहाज़ की सहूलत मौजूद है तो आप पैदल क्यों जा रहे हैं? आपके जाने का मकसद है शोहरत हासिल करना, आपके जाने का मकसद है पब्लिसिटी हासिल करना, आपके जाने का मकसद है अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना, आपके जाने का मकसद है ख़ुद को प्रमोट करना। और यकीनी तौर पर यह हो रहा है हिंदुस्तान में, या यहाँ के जो मुसलमानों हैं, यहाँ के जो मुसलमान हैं, उनका कलमिया ये भी है कि जो करने का काम होता है, जो करना काम ज़रूरी होता है, जो काम मुल्क मिल्लत के मफाद में होता है, उस काम में लोगों की दिलचस्पी नज़र नहीं आती है, उस काम में लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, उस काम के लिए लोग अपनी कुर्बानी पेश नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे काम जिसका कोई मकसद नहीं है, जिससे उम्मत मुस्लिमा को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, जिसका कोई एजेंडा नहीं है, उसमें उम्मत मुस्लिमा की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई देती है। आपको यकीन नहीं हो तो आप प्रोग्राम कीजिए, और जिसमें आप सीरत के मौजू पर प्रोग्राम कीजिए। रबी अव्वल का महीना चल रहा है, कई जगहों पर प्रॉफिट फॉर ऑल का कैंपेन चल रहा है, मुंबई में चल रहा है, और जगहों पर इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम में सीरत नबवी के इजलास में बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन आप एक मुशायरा कीजिए, किसी एक शायरा को बुला लीजिए, लोगों की भीड़ लग जाएगी। आप कोई प्रोटेस्ट कीजिए, लोग आपके प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे, उनको डर लगेगा, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन शहाब चित्तौड़ जा रहे हैं तो उनके इस्तकबाल के लिए लोगों की भीड़ है। वहीं पर आप एक ऐसी रैली कीजिए जिसमें आप लोगों को उनका मकसद बताइए, किसी एजेंडे पर बात कीजिए। लोग आपकी रैलियों में नहीं आएंगे, लेकिन पॉलिटिकल रैली होती है, नेताजी हेलीकॉप्टर से आते हैं, लोग भीड़ लगा देते हैं हेलीकॉप्टर को देखने के लिए या BMW देखने के लिए। तो ये हिंदुस्तान
पाकिस्तान के मुसलमानों का एक मिजाज है, बामकसद कामों में ये शिरकत नहीं करते हैं, बामकसद कामों को अपना एजेंडा नहीं बनाते हैं, और जिन कामों का कोई फ़ायदा नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई मकसद नहीं, उसमें इनकी दिलचस्पी दिखाई देती है। और शहाब चित्तौर के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। मौलाना उस्मान लुधियानवी, जिनका मैंने शुरू में तस्करा किया, पंजाब के शाही इमाम हैं, वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पंजाब सरकार दबाव में आई है और पंजाब सरकार इनको वीज़ा दे सकती है। इनकी फैमिली से बातचीत चल रही है, इनकी फैमिली को बुलाया गया है और हो सकता है कि जल्द ही पाकिस्तान के लिए वीज़ा मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान में लंबा सफ़र होगा शहाब चित्तौर का, उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान में कुछ सफ़र होगा, अफ़गानिस्तान के बाद कुछ ईरान में सफ़र होगा, ईरान में थोड़ा सा सफ़र होगा, उसके बाद इराक़ में लंबा सफ़र होगा, फिर इराक़ के बाद कोयत में इनका सफ़र होगा और कोयत के बाद सऊदी अरब में एंट्री होगी, फिर मक्का पहुँचेंगे। तो कई सारे मुल्कों का मामला है और हिंदुस्तान एक अपना मुल्क था, यहाँ की स्टेट से पहले से राब्ते में थे, तो यहाँ तो उनको मुकम्मल सिक्योरिटी मिली, पुलिस उनको दी गई, हर तरह की हिफाजत की गई, लोग सड़कों पर उनका इस्तकबाल कर रहे थे और पहले से उनकी पूरी टीम मौजूद थी। लेकिन आगे कितने लोगों को उनके साथ जाने दिया जाएगा, उनके काफिले में कितने लोग शामिल रह पाएंगे, गाड़ी ले जाने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, वहाँ उनके जाने का, ठहरने का क्या इंतज़ाम होगा, एक अलग मसला है और बहुत ज़्यादा पेचीदगी वाला है। इसलिए जो संजीदा लोग हैं, ज़ी-शूर लोग हैं, वो तो यही मानते हैं कि आज के दौर में पैदल हज करना बेमाना है, एक अच्छा काम है जो गलत इरादे से किया जा रहा है। हवाई जहाज़ की सहूलत मौजूद है, आप उसी से कीजिए। पैदल जाना ज़र्रा बराबर भी दानिशमंदी का काम नहीं है और जो लोग कर रहे हैं उनकी नीयत पर सवाल उठाया जा रहा है। शहाब चित्तौर की नीयत क्या है, उनका असल मकसद क्या है, वही जान सकते हैं। दूसरा, उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठा सकता है। लेकिन हमेशा कहा जाता है मुसलमानों को कि जब सहूलत मौजूद है, सर्द ठंड पड़ रही है और गर्म पानी आपके पास मौजूद है, तो ठंडे पानी से वज़ू करना कोई बुजुर्गी नहीं है, बल्कि बुजुर्गी यही है कि आप गर्म पानी से वज़ू कीजिए। हाँ, बुजुर्गी आपकी ये होगी कि आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लीजिए, फजर के वक्त से पहले उठ जाइए सुबह सादिक के वक्त और आप तहज्जुद की 4 रकत 2 रकत 8 रकत नमाज अदा कर लीजिए, फिर फजर की नमाज अदा कीजिए, ये बुजुर्गी है। लेकिन गर्म पानी रहते हुए, गर्म पानी पर कुदरत रहते हुए आप ठंडे पानी से वज़ू कर रहे हैं और आप ये फ़ख्र के साथ बयान करते हैं कि मैंने आज ठंडे पानी से वज़ू किया है, तो ये ज़र्रा बराबर भी बुजुर्गी नहीं है, ना इसका कोई सवाब मिल सकता है। हज में जो सवाब की चीज़ है वो क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना काबा में नमाज अदा कर सके, अब ज़्यादा से ज़्यादा खाना काबा का तवाफ़ कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा खाना काबा में बैठ करके इबादत कर सके। अगर कोई शख्स इंडिया से मक्का पहुंचने के लिए 1 साल सफ़र में लगाता है और फिर 30 दिन 40 दिन वो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में ठहर के वापस आ जाता है, तो इससे ज़्यादा उनको सवाब नहीं मिलता। बल्कि असल कमाल ये है कोई सिफारिश करे, राब्ता करे कि उनको पूरे 1 साल का वीज़ा मिल जाए हरम शरीफ में रहने के लिए, मक्का मुकर्रमा में रहने के लिए, और रोज़ाना वहाँ जाकर के वो नमाज अदा करे, वहाँ तवाफ़ करे, तो इसका ज़्यादा सवाब मिलेगा, ज़्यादा इबादत होगी। क्योंकि हरम में एक वक्त की नमाज अदा करने का जो सवाब मिलता है वो 1 लाख नमाज अदा करने के बराबर सवाब मिलता है, हदीस शरीफ से साबित है। तो ये फजीलत है हरम शरीफ के लिए, इसकी ज़्यादा अहमियत है। शहाब चित्तौर को तो मेरा यही मशवरा होगा कि 1 साल जो वो रास्ते में बर्बाद कर रहे हैं, इससे बेहतर ये होता कि 1 साल के लिए वो सऊदी अरब का वीज़ा ले लेते, वहाँ ठहरते, हरम शरीफ में मुस्तकिल इबादत करते, कुरान की तिलावत करते, नमाज पढ़ते, उसका तवाफ़ करते, 10 उनके उम्रा हो जाते, फिर वो हज अदा कर लेते, सारी इबादत कर लेते और बेपनाह सवाब वो हासिल कर लेते। लेकिन पैदल चलने में शोहरत उन्हें मिलेगी, उनका यूट्यूब चैनल प्रमोट होगा, उनकी वाहवाही होगी, उनका इस्तकबाल हर जगह हो रहा है, लेकिन वो सवाब नहीं मिल सकता है जो हरम शरीफ में 1 साल गुजारने में मिल सकता था। इस वीडियो में इतना ही। आप इन बातों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। मैंने जो कुछ कहा है उससे आप एग्री करते हैं, नहीं करते हैं, इन बातों पर भी आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मिलत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।